नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बजने को हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर और नेशनल न्यूज सेंटर की शुरुआत सबसे पहले आज करने वाला हूं उत्तर प्रदेश की चुनावी महाभारत से। हम ये खबर इसलिए आपको पहले बता रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में 7 दौर में होने जा रही वोटिंग का पहला दौर बेहद खास है। इसके लिए प्रचार थम गया है। चक्रव्यूह के पहले दरवाजे पर यहां सबसे बड़ी लड़ाई है। 11 फरवरी को 2 दिन बाद पश्चिमी यूपी की 73 सीटों पर मतदान होगा। ये 73 सीटें हर दल के लिए किसी तिलिस्म से कम नहीं। वजह है वोटरों का मिजाज, जिसे समझ पाना सबके लिए मुश्किल हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कौन जीतेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश? पश्चिमी यूपी के किले पर किसका परचम लहराएगा? यहाँ के 2.5 करोड़ वोटरों का दिल जो भी जीतेगा वो समझो आधा यूपी जीत जाएगा। इसलिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हर दल ने पूरी ताकत झोंक दी। हिंदुस्तान का पूरा काला धन नरेंद्र मोदी जी ने सफेद कर दिया। एक काम किया हो बीजेपी के लोगों ने तो बता दो। मोदी पर जितनी गालियां देनी है देते रहो, मैं आपको हिसाब देने के लिए तैयार हूं हम कैसे काम कर रहे हैं। ये दाग में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ही काला है। कहने को तो कुल 403 सीटों में से पहले दौर में सिर्फ 73 सीटों पर वोटिंग हो रही है, लेकिन इन सीटों पर जीत हार की अहमियत बहुत बड़ी होगी। वजह है ध्रुवीकरण की आशंका। अगर यहाँ फिर 2014 के लोकसभा चुनाव जैसी लहर चली तो सबसे बड़ा फायदा किसको होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। भगवान जब खुश होता है तो कभी कभी साइकिल के हैंडल से हाथ हटा करके पैडल मारते हुए अपने आप तेज चला लेता है। आप मुझे बताओ पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने किसान के लिए क्या किया? आप मुझे बताओ नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के युवाओं के लिए क्या किया? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ आने के बाद पहले दौर की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। 73 सीटों के मौजूदा गणित को देखें तो बीजेपी के पास 11 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी का 24 सीटों पर कब्जा है, कांग्रेस के पास 5 सीटें हैं, बीएसपी के पास 24 और आरएलडी के पास 9 सीटें हैं। पश्चिमी यूपी में इस वक्त तमाम जमीनी मुद्दों पर भावनात्मक मुद्दे हावी हैं। भले ही मुजफ्फरनगर दंगे के अब 3.5 साल होने को हैं, लेकिन सियासी दल अब भी पुराने जख्मों को कुरेद रहे हैं। दादरी के बिसहड़ा गांव में अखलाक की हत्या के 17 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब भी इस मुद्दे को उछाला जा रहा है। कहने को हर पार्टी विकास को सबसे बड़ा मुद्दा बता रही है, लेकिन पर्दे के पीछे जाति और जमात को लुभाने पर सबसे ज्यादा जोर है। नेताओं को जो कहना था कह चुके, अब बारी वोटरों की है। इनकी चुप्पी 11 फरवरी को टूटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और मेरे साथ मेरे सहयोगी हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन जुड़ चुके हैं। सुकेश, 2014 के चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की, तो 21 सीटें आती हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जितनी वोट जो डलनी है 11 तारीख को, उससे भी ज्यादा की मैं बात कर रहा हूं, उससे भी बड़ा इलाका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। सबकी सब सीट बीजेपी जीत गई, जबकि 2012 में यहां पर समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। तब पूर्वांचल से पहले चरण की वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ था और 5वें छठे में हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए थे। तो इस दफा ये पहला चरण कितना अहम है, समीकरण क्या बन रहे? देखिए, किसी भी चुनाव जो कई चरणों में होते हैं उसमें पहला चरण तो बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है, क्योंकि वहां से एक हवा बनती है। आपने बीजेपी की बात की कि 21 सीटें इस इलाके में जीती थी बीजेपी 2014 में। 2014 और 2017 का पैरेलल खींचना तो बहुत मुश्किल है। आप सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी का प्रदर्शन अगर देखें फिर तो कोई फाइट में ही नहीं था। 73 सीटें बीजेपी गठबंधन ने वहां जीती थी 80 में से, तो वो तो अलग सवाल है। ये चुनाव जो है वो ऐसे मुद्दों पे लड़ा जा रहा है, ऐसे वक्त में लड़ा जा रहा है जब बीजेपी के सामने 2 बड़ी पार्टियां खड़ी हैं। आप बीएसपी को निगेट नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते, मैं आंकड़ों के हिसाब से बात कर लूं। अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि 73 में से पिछली बार
जब बसपा की स्थिति बहुत खराब थी, बहुत थंपिंग मेजोरिटी के साथ समाजवादी पार्टी आई थी, तब भी इस रीजन में बसपा ने 24 सीटें जीती थी संदीप। तो इसको कभी डिस्काउंट नहीं करना चाहिए, यह बसपा का स्ट्रांग होल्ड था। लेकिन इस लहर में 2012 के लहर में माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद स्थितियां बदली हैं जी। जिस तरीके से हमने ध्रुवीकरण की बात की, जिस तरीके से ध्रुवीकरण की कोशिश हुई है, और जमीन पे लोग कहते हैं कि वो इतनी कामयाब होती हुई नहीं दिख रही है। वो पोलराइज करने का जो माहौल था, वो तमाम चीजें हुई। कैराना का मुद्दा उठा, पलायन का मुद्दा उठा, योगी आदित्यनाथ को स्टार कैंपेनर बनाया गया। वो ईस्टर्न यूपी के हैं जी। वरुण गांधी की मां उस इलाके से चुनाव लड़ती है, वरुण गांधी उस इलाके से चुनाव लड़ चुके हैं। वरुण गांधी नहीं थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ थे। अब ऐसे में आप समझिए कि जो गर्माहट लाने की कोशिश थी, लोग कहते हैं ग्राउंड पे वो नहीं दिख रही है। और एक गठबंधन ने लोगों को कंफ्यूज किया है। इस इलाके में मुस्लिम मतदाता बहुत ज्यादा हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने थोड़ा कंफ्यूज किया है। उसी पहलू पर मैं आता हूं, आपसे और आगे जानकारी लूंगा। जैसा सुकेश भी कह रहे थे, मुस्लिम फैक्टर की बात कर रहे थे, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो इसे जाट लैंड भी कहा जाता है। यहां जाट वोटर 73 में से 50 सीटों पर किसी का भी खेल बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। और जाटों के साथ ही मुसलमान वोटरों की भी तादाद काफी बड़ी है। इन्हें लुभाने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन और बीएसपी में जबरदस्त जोर आजमाइश हो रही है। तो वहीं जैसा सुकेश कह रहे थे, बीजेपी ध्रुवीकरण की उम्मीद में है। सियासी कड़वाहट ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की मिठास को फीका कर दिया। जिस इलाके में आजादी से पहले और बाद के 67 साल तक जाट और मुसलमानों की एकता नहीं दरकी, उसे मुजफ्फरनगर दंगों ने तोड़ कर रख दिया। जहां के जाट और मुसलमान होने से बड़ी पहचान किसान की थी, वहां का ताना बाना बिखर गया और इसके साथ ही बिखर गया चुनावी समीकरण। जाट और मुसलमान यहाँ सबसे बड़ी सियासी ताकत है। ये जिधर चाहे नतीजे को मोड़ सकते हैं। पहले चरण की वोटिंग वाले 15 जिले में 26% मतदाता मुसलमान हैं, तो 17% वोटर जाट हैं। यूपी के पहले दौर के मतदान के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो हवा का रुख किसी एक पार्टी के लिए फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। कई जिले ऐसे हैं जहां मुसलमान वोटरों का पलड़ा सबसे भारी है। मुजफ्फरनगर में 41.3% मुस्लिम वोटर हैं, शामली में 41%, सहारनपुर में 41.95%, बिजनौर में 43%, बागपत में 27.98%, मेरठ में 34.43%, अलीगढ़ में 19.85% और गाजियाबाद में 25.35% वोटर मुसलमान हैं। उसमें बहुत सारे जिले या बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी मुस्लिम बहुल है। मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी में या तो एक मुसलमानों के बीच एक मैसेज होता है कि जो पार्टी बीजेपी को हराने में सक्षम हो, हम उसको वोट करेंगे। वहीं अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोटरों की बात करें तो मुजफ्फरनगर में 23%, शामली में 20%, बागपत में 27%, मेरठ में 15%, गाजियाबाद में 19%, गौतम बुद्ध नगर में 8%, बुलंदशहर में 22%, अलीगढ़ में 23%, मथुरा 29%, आगरा 22% और हाथरस में 11% है। पहले दौर की 73 में से 50 सीटों पर जाट वोटर चुनावी नतीजे को प्रभावित कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो जाटों मुसलमानों की हमने आपको तादाद दिखाई। इसी की बिना पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता, या उत्तर प्रदेश के भी मैं कह सकता हूं, चरण सिंह ने अपनी राजनीति मजगर एक समीकरण जो बनाया था उसी के तहत की। लेकिन अब जाटों और मुसलमानों में एक लकीर खिंच गई है मुजफ्फरनगर दंगों के बाद। तो ऐसे में सुकेश, ये जो समीकरण है ये कैसे प्ले आउट करेगा? 3 पार्टियों की हमने बात की, इसमें अब मैं अजीत सिंह, चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह का भी नाम जोड़ना चाहूंगा, जिनकी चर्चा तक नहीं थी 2 हफ्ते पहले, लेकिन अब कुछ ऐसी सुगबुगाहट होने लगी है कि जाट बीजेपी को छोड़ अजीत के पास जा सकते हैं। ये कैसे प्ले आउट करेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप इसको समझने की कोशिश करिए। और आप चूंकि इस इलाके से आते हैं इसलिए शायद बेहतर समझे और दर्शकों को हम बता पाएं कि इस इलाके में अजीत सिंह गठबंधन करना चाहते थे, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, वो अपनी शक्ति मजबूत करना चाहते थे। आज वो बिना गठबंधन के चुनाव बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। चाहे वो अजीत सिंह हो, चाहे उनके बेटे हो, चाहे उनकी बहू हो, तमाम लोग हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे हैं। तो एक मैसेज ये देने की कोशिश है कि हम मजबूती से लड़ेंगे। तो आखिर वो वोट किसका काट रहे हैं?
जो 73 सीटें बीजेपी को आई थी उसमें जाटों का समर्थन बहुत ज्यादा था। और अगर अजीत सिंह वो वोट काटते हैं तो वो वोट लोग कहते हैं कि बीजेपी का वोट कट रहा है। तो अजीत सिंह एक रोल ऐसा प्ले कर रहे हैं जिसमें वो लिखना तो नहीं जान रहे, मिटाना बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं। तो क्या वो किसी के साथ अड़ाई करके कर रहे हैं? वो अलायंस में नहीं है, लेकिन क्या वो एक पार्टनर ऐसे हैं, हिडन पार्टनर, जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? पहली बात तो ये है। दूसरा, अगर मुसलमानों पे आए, जिसकी बात चर्चा हम कर रहे हैं, और जब अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो मुसलमानों को छोड़ के नहीं आप सोच सकते कि उनको निगेट करके आप नहीं चल सकते, और इसलिए ध्रुवीकरण की कोशिश हुई थी। लेकिन आप देखिए कि ध्रुवीकरण के साथ साथ उसमें एक लॉ एंड ऑर्डर के इशू को ब्लेंड किया जा रहा है, उसको जोड़ के देखा जा रहा है, या एक एडिशनल इशू बनाया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि शायद, जो मैं पहले कह रहा था, कि वो ध्रुवीकरण का मामला ऐसा जमता हुआ नहीं दिख रहा है, और इसीलिए जो वहां हाल में हत्या हुई है, अमित शाह जब जाते हैं तो अपनी पद यात्रा को स्थगित करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को इशू बनाते हैं, अभिषेक के नाम पे राजनीति होती है, और वो अभिषेक एक सिंबल बन जाता है कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कितनी खराब है, और उसको जोड़कर देखा जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हालात से। तो ये दोनों अपनी अपनी जगह पे एक इंपॉर्टेंट इशू है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है दोनों पश्चिम उत्तर प्रदेश के, और दोनों बटते हुए दिख रहे हैं। जाट, अगर अजीत सिंह अगर जाटों का वोट काटते हैं और मुस्लिमों में अगर मायावती पैठ करती है, तो मुझे लगता है कि इवनली पॉइज्ड है। हमको देखना पड़ेगा कि 11 तारीख को क्या होता है। बिल्कुल, और इसीलिए इतना दिलचस्प होता जा रहा है ये चुनाव। उधर प्रियंका गांधी 14 फरवरी से यूपी में कांग्रेस का प्रचार कर सकती हैं, अभी भी ठोक कर नहीं बताया जा रहा। पहले दौर के मतदान के लिए भी पार्टी ने प्रियंका का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया था, लेकिन वो प्रचार करती नजर नहीं आई। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि प्रियंका पूरे यूपी में गठबंधन का प्रचार करेंगी या नहीं करेंगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार जुड़ चुके हैं। रमन, ये असमंजस क्यों? स्टार प्रचारक में अगर हैं तो मैदान में उतरती क्यों नहीं, या दरअसल वही ढाक के 3 पात होंगे, रायबरेली अमेठी तक महदूद रह जाएंगी आखिरकार? संदीप, तकनीकी तौर से कांग्रेस पार्टी को या किसी भी राजनीतिक दल को अपने कैंपेनर्स की लिस्ट चुनाव आयोग को देनी पड़ती है, इसीलिए प्रियंका गांधी का नाम उस कैंपेनर्स की लिस्ट में है। लेकिन प्रियंका गांधी ने साफ कर दिया था कि वो अपने आप को अमेठी रायबरेली तक सीमित रखेंगी। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के पहले भाग का चुनाव प्रचार आज खत्म हुआ है, उसके रुझान आने के बाद जो रणनीतिकार हैं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के, प्रशांत किशोर, उनकी कोशिश है कि डिंपल यादव और प्रियंका गांधी दोनों की संयुक्त सभा, ज्वाइंट रैलीज उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में करवाई जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इन जो 73 सीटों में आज चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, उसमें अगर 24 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है तो 23 सीटें बहुजन समाज पार्टी के पास है, और सिर्फ 5 सीट कांग्रेस पार्टी के पास है। तो जो रुझान सामने आएगा उसके बेसिस पे फैसला किया जाएगा कि कहां प्रियंका गांधी और डिंपल यादव का चुनाव कैंपेन कराया जाए। लेकिन उस बारे में अभी तक आम सहमति या अंतिम तौर पर फैसला नहीं हो पाया। कुछ ज्यादा ही संभल कर चल रही है कांग्रेस भी और प्रियंका गांधी भी। बात दक्षिण भारत की, तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक के भीतर हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है, सचमुच हाई वोल्टेज है। मुख्यमंत्री, केयरटेकर मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बागी पनीर सेल्वम ने अब पार्टी समर्थकों से शशिकला के विरोध की अपील की है। उन्होंने हर विधायक का फोन नंबर जारी किया और आम लोगों से अपने विधायकों को फोन कर उनसे शशिकला का विरोध करने की अपील की है, लेकिन ये ज्यादातर फोन नंबर बंद हैं। इस बीच शशिकला ने आज राज्यपाल सी विद्यासागर राव से मुलाकात की, उनके सामने विधायकों के बहुमत का दावा किया और सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। शशिकला के ठीक बाद पनीर सेल्वम भी गवर्नर से मिले हैं। और मेरे सहयोगी केजे श्रीवास्तव पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। 3 दिन से मैं इनसे एक ही सवाल पूछ रहा हूं, आज भी मेरा सवाल वही। केजे, शपथ ग्रहण होगा नहीं होगा? शशिकला शपथ लेंगी कि नहीं लेंगी? जी देखिए, यदि रूल्स बुक की बात करें तो शशिकला के पास बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन इससे उनको शपथ दिलाने के साथ साथ कई और मामले भी उससे जुड़े हुए हैं। और नहीं, अंदर की बात बताइए, शपथ लेंगी कि नहीं? शशिकला का शपथ ग्रहण होगा कि नहीं? केजे, अंदर की बात बताइए। रूल बुक्स और प्रेसिडेंट्स, ये सारी बातें हम कर चुके हैं।
जी देखिए, राज्यपाल पर के पाले में ही पूरी गेंद है और अब दोनों ने ही अपने दावे पेश कर दिए हैं। हालांकि शशिकला आज जब दावा पेश कर रही थी तो उन्होंने साफ तौर पर राज्यपाल पर कोई दबाव नहीं बनाया था या इस चीज के लिए फोर्स नहीं किया था कि उनके पास नंबर, इसलिए शपथ दिलाई है। क्योंकि अब शशिकला को भी लगने लगा है कि जनता इस पूरे माहौल के कारण अब पन्नीरसेल्वम के पक्ष में थोड़ी झुकती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में शशिकला चाहती है कि पन्नीरसेल्वम विधानसभा में आए, अपना बहुमत साबित करे, क्योंकि शशिकला जानती है कि उनके पास नंबर नहीं है। ऐसे में शशिकला को भी लगने लगेगा और जनता को भी लगने लगेगा कि यस, अब शशिकला के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। और आज वो अब इसी पॉलिसी पर शशिकला इमोशनल कार्ड भी खेला, जो तस्वीरें मैं चला रहा हूं केजे, आप तो नहीं देख पाएंगे, आप ही ने ये तस्वीरें भेजी हैं, इनको थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। जयललिता के मेमोरियल पर आज शशिकला भी पहुंच गई, उसके बाद गवर्नर से मिलने पहुंची, कल अवतरित हुए थे पनीरसेल्वम, उनको जयललिता की आत्मा से उनकी मुलाकात भी हो गई थी। ये इमोशनल कार्ड कैसे खेला जा रहा है, इसके मायने कितने अहम हैं, तमिलनाडु की जनता के लिए, एक उत्तर भारतीय दर्शक को समझाइए। संदीप जी, सबसे बड़ी बात है कि पन्नीरसेल्वम भी इसी तरह से उन्होंने अपने एक बगावत की, एक तरह से कहे तो शुरुआत की थी शशिकला के खिलाफ। उसके बाद आज दोपहर को जब पन्नीरसेल्वम मीडिया के सामने आए तो एक पत्र लेके आए थे। वह पत्र शशिकला ने जयललिता के लिए लिखा था और उसमें साफ तौर पर कहा था कि वे कोई राजनीतिक पद नहीं लेंगी। ऐसे में पन्नीरसेल्वम ने पहले सवाल उठाया कि किस आधार पर वह जयललिता के घर में रह रही है। उसके बाद शशिकला को भी लगने लगा कि यदि माहौल उनके पक्ष से बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि मामला पूरा जयललिता के नाम के साथ जुड़ा हुआ है और पन्नीरसेल्वम भी बार बार यही इमोशनल कार्ड खेल रहे थे। और यही कारण था कि राजभवन जाने से पहले वे खुद जयललिता की समाधि पर पहुंची, कुछ देर वहां पर बैठी और उसके बाद वे राजभवन गई। जी, और अब एक खबर आम आदमी से जुड़ी, जिसका जिक्र आर्थिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे में भी किया गया था। हालांकि अपनी बजट स्पीच में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कोई इसके बारे में इशारा भी नहीं किया। यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम पर सरकार बात आगे बढ़ा सकती है। अब आप कहेंगे ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम, ये कौन सी चिड़िया का नाम है? ये है हर महीने आपके खाते में सरकार की तरफ से एक तय रकम जमा करना। इकोनॉमिक सर्वे में, जैसा मैंने आपको बताया, स्कीम की चर्चा की गई थी, बजट में इस पर सरकार चुप रही। अब एक बार फिर इसकी चर्चा शुरू हो गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज इस पर बड़ी बात कही। जेटली ने कहा कि एक राज्य सरकार के वित्त मंत्री ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हर महीने गरीब लोगों के खाते में तय रकम डालने की शुरुआत का प्रस्ताव रखा गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष कुमार जुड़े हुए हैं। मनीष, ये समझाइए एक आम दर्शक को, यूनिवर्सल तो ये नहीं है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों से शायद शुरुआत होगी, लगभग 20 करोड़ लोग इसके टारगेट में होंगे, लेकिन जो उन्हें अभी भी सब्सिडीज मिल रही है, क्या वो खत्म हो जाएंगी और उसकी जगह एक मुश्त रकम, फर्ज कीजिए 1000 रुपए माहवार उनके खाते में आ जाएंगी? क्या सरकार का प्लान ये है? बिल्कुल, सरकार का देखिए प्लान ये है कि तमाम जो सब्सिडी है, चाहे वो राज्य सरकारें की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, वो सभी को क्लब करना होगा। अगर इस स्कीम को, यूनिवर्सल बेसिक स्कीम है, उसको लॉन्च करना है तो वित्त मंत्री ने कहा कि जाहिर तौर पर सबको क्लब करना होगा, उसके बाद ही इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो इस दिक्कत को वित्त मंत्री भी समझ रहे हैं। हालांकि वो लगातार इस तरीके से, आप समझिए संदीप जी, की वो चर्चा करना चाहते हैं, डिबेट शुरू करना चाहते हैं, लेकिन वो भी ये भी जानते हैं कि राजनीतिक तौर पर ये कितना कठिन है। तमाम राज्य जो अपनी सब्सिडी जो वो अपने तरफ से अपने जनता को मुहैया करा रहे हैं, क्या वो खत्म करने के लिए तैयार होंगे? क्या वो क्रेडिट केंद्र सरकार को यूनिवर्सल बेसिस स्कीम के तौर पर जो लॉन्च करना चाह रही है, क्या वो क्रेडिट केंद्र सरकार को देना चाहेंगे राज्य सरकार? तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि तमाम सब्सिडी को क्लब करके एक मुश्त एक रकम 1 तारीख को लोगों के खाते में डाला जाए। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पर वित्त मंत्री अपनी तरफ से चाहते हैं कि इस पर चर्चा शुरू की जाए और इस पर सहमति बनाई जाए। और एक राज्य सरकार ने इसमें दिलचस्पी भी दिखाई है कि वो अपने यहाँ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं। तो देखना होगा कि ये कितना, लेकिन ये राह बहुत ही कठिन है संदीप जी, इस बात को आप भी समझ रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद बात महारानी की। महारानी चली हैं इतिहास बदलने। पूरी खबर ब्रेक के बाद।